हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है और क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं। टोटल जो नंबर है यानी कि प्रश्न पत्र कितने नंबर का है, कितना हमें टाइम मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जैसे कि जितने नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आएगा हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेंथी क्वेश्चन, लेंथी आंसर हमें नहीं करना है। देख लेना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आया है। तो जो बेसिक सी चीजें हमारे पास आती हैं वो ये है कि पूर्णांक कितना है, यानी कि हमारे पास टोटल जो है वो 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता है। ठीक है। समय जो हमारे पास है वो 3 घंटे का समय है। आपको नोट दिया गया कि सारे जो प्रश्न है वो अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अथवा में जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो आपको बताए जाएंगे कि अथवा में आप, जैसे कि कोई एक प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है और या अथवा लिखा होगा और दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है। इन दो क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अगर जो भी हो सकता है कि दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन आता होगा तो आप वही वहां पे सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको दोनों क्वेश्चन आते होंगे तो इस केस में आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, यहाँ पे उसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। चलो, तो हमने बोला यहाँ पे कि आपको क्या करना है। देखो, हमने सारी चीजें बेसिक सी हमें पता है, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते चले आ रहे हैं। 6, 7, 8 में हमने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो हमें बस यही चीजें देखनी, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, हमारे पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कंपलसरी हैं। हाँ, अगर अथवा में आता है तो उसमें से आप दोनों में से आप एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये है कि हमारे पास बायो के जो जो क्वेश्चन आएंगे हम वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपका जो साइंस का पेपर है उसमें आपके बायो के क्वेश्चन भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे और फिजिक्स के भी होंगे, सब साथ में आएंगे। यहाँ पर हम बायो के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में हम एक बार देख लेते हैं कि बायो के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और हम उन्हें मार्क करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका सही विकल्प चुनिए, यानी कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास आते हैं, जिसमें हमने कहा कि एक स्टेटमेंट आती है, उसके 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं। 4 विकल्प में से आपको सबसे सही विकल्प छांटना है। अब ये क्वेश्चन जो है हम हर चैप्टर जब भी पढ़ते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। आपको प्रैक्टिस है कि कैसे यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके बहुत सारे खंड हैं। ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आते हैं और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं ज तक। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने बहुविकल्पी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का क है, ये हमारे पास बायो का क्वेश्चन आता है क्योंकि पादप कोशिका से संबंधित है। ठीक है। ख जो है वो हमारे बायो का क्वेश्चन नहीं होगा, ग भी नहीं होगा। घ जो है ये भी हमारे बायो का क्वेश्चन है क्योंकि ऊतक यानी कि टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आता है। ठीक है। घ जो है वो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। च अगेन आपका बायो का क्वेश्चन है क्योंकि आपसे किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। कहाँ पढ़ा था, एक बार रिकॉल करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पढ़ा था। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आए जो भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमने मार्क कर लिए हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे इजी होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बायो का क्वेश्चन है। इसमें आपसे फसलों के बारे में पूछा गया है, यानी कि क्रॉप्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा हाँ, एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। देखो, सारे ये जो क्वेश्चन है आपके ये एक एक नंबर के हैं। ठीक है। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका 1 नंबर के लिए है, पर अब ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। फिर पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आंसर करना है। ये क्या है, 1 नंबर के लिए आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसमें आपसे आरबीसी का नाम पूछा गया है, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर के लिए आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से ऊतक का जो क्वेश्चन है, ऊतक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पास आया है, ये भी 1 नंबर का। अभी तक एक एक नंबर के चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें काफी सारे खंड है, वो 1 1 नंबर के हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के आपके पास आते हैं। अब आपके पास आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 नंबर के आपके पास आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है, जो मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स जो खेती है, मिश्रित खेती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास आया है, ठीक है। ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी 2 नंबर के लिए आपके पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी, अच्छा यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर। वो कौन से थे? अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर। ये कैसे है? लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर। अब थोड़ा सा आपको आंसर बड़े करने पड़ेंगे क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आने लग गए हैं। यहीं पर देखो आपके पास अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन पेपर को, जब भी आप पढ़ोगे बहुत ध्यान से और रिलैक्स होकर के पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, और क्वेश्चन नंबर 16 में एक क्वेश्चन तो ये आया है और एक क्वेश्चन ये भी आया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 तो अलग से यहाँ पे स्टार्ट होगा। दोनों क्वेश्चन आपके बायो के हैं। दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है। ध्यान से देखना है कि जहां पर भी अथवा या और होगा वहां पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है। अगर दोनों सॉल्व आप करते हैं तो भी आपको एक ही क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आता है, वही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कहा गया है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएंगे यानी कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल्स, या फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? बायो से आते हैं। 3 नंबर के लिए आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अगेन आपके पास क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन्हें सॉल्व भी करेंगे, बस अभी के लिए मार्क कर रहे हैं इसीलिए आप देखते चले जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन 21 के खंड का और खंड का, 2 खंडों में क्वेश्चन आपके पास आए हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। 3 नंबर को दोनों में बांट दिया गया है, तो 1.5 नंबर का ये वाला होगा और 1.5 नंबर का ये वाला होगा। अगर आपने दोनों में से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे किया है तो आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा, अगर दोनों किए हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अच्छा 4 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुए हैं आपने देखे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास आ गए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है? विस्तृत आंसर करने, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 बायो का क्वेश्चन है जो 4 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 30 पे, ये भी 4 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। इसमें भी 2 खंड है, खंड क और खंड ख। यहाँ पे भी नंबर बांटे गए हैं, 2 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का ये होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन सारे देख लिए, कितने क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। इसमें क्या बोला गया है? पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है काइटिन से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, या जाइलम से बनी होती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो आपके सेल चैप्टर से पूछा गया है, यानी कि कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इस चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा सा सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो सेल वॉल होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वो पाई जाती है किसमें? प्लांट्स में, और वो पाई जाती है फंजाई में। फंजाई को हम कवक कहते हैं, प्लांट्स को हम पादप कहते हैं, और वो पाई जाती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? जीवाणु, जीवाणु, ठीक है। इन सभी में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? एनिमल की,
एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, नो सेल वॉल। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये इरेज कर लो, ये इरेज कर लो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पादप की जो कोशिका भित्ति है, ये जो पादप की कोशिका भित्ति है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसी चीज से मिलकर के बनी है, ऐसे ही फंजाई की भी है और ऐसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया की भी है। ठीक है, तीनों चीजों की जो कोशिका भित्ति है वो किसी न किसी चीज से मिलकर के बनी होती है, ये आपको देखना है। वापस से अगर हम क्वेश्चन पेपर में जाएं, ऑप्शन एक बार देखो। काइटिन आपके ऑप्शन में है, सेलुलेज आपके ऑप्शन में है, प्रोटीन आपके ऑप्शन में है, जाइलम आपके ऑप्शन में है। तो हमने बात की है कि जो जाइलम है, यहाँ पे जो जाइलम है वो सेल वॉल नहीं है, वो एक ऊतक है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेल वॉल के बारे में नहीं बता रहे, ये तो किसी ऊतक के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा क्या है, पोषक तत्व है। अगेन ये भी सेल वॉल के बारे में नहीं बता रहा है। हमारे पास दो सेल वॉल आते हैं, एक काइटिन सेल वॉल है और एक सेलुलोज सेल वॉल है। दोनों ही सेल वॉल है, दोनों ही कोशिका भित्ति यहाँ पर है। देखो सेलुलोज जो होता है वो हमें प्लांट में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हमने कहा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। सेलुलोज जो है वो क्या बनाता है, प्लांट की सेल वॉल या पादप की कोशिका भित्ति को बनाता है। अगर हम कहें कि काइटिन जो है, काइटिन किसमें यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, तो फंगस में। काइटिन जो है वो फंगस में सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, क्लियर है। चलो वापस से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क है, क्वेश्चन नंबर 2 के ख हमें नहीं करना है, ग भी नहीं करना है, हमें घ करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन आता है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कॉज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। सबसे पहले ये देखो कि किस चैप्टर से पूछा गया है, तो ये टिश्यू वाले चैप्टर से पूछा गया है। ऊपर किससे पूछा गया था, सेल वाले चैप्टर से पूछा गया था। ये बोला गया है कि किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन आता है। तो ये क्योंकि पौधे की बात कर रहा है, मतलब ये प्लांट टिश्यू की बात कर रहा है। अब वापस से प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ये इरेज कर दूं। अगर आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा, देखो मैं पूरा जो लाइन डायग्राम है वो पूरा नहीं लिखूंगी, मैं सारे शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि आपको बहुत बार बोला गया है, हमने रिवाइज भी किया है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं और आपको बोला गया कि लाइन डायग्राम जो है आपके वो आपको करना है, बनाना है, आपको पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट आपके बहुत हेल्प करता है यहाँ पर चीजों को समझने में। तो ये हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे विभजोतक ऊतक हम कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी सारा। और दूसरा हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप का आता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के आते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा आगे जाकर के 2 भागों में विभाजित होता है, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा में। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के 2 पार्ट हैं। दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो वो हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। ठीक है, अब आओ यहाँ वापस और अपने ऑप्शंस देखो। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या बोला गया है आपके पास, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है और क्लोरेनकाइमा है। ठीक है, ये ध्यान दो। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे जाते हैं। क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई ऑप्शन यहाँ पर है, देखो। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर है।
देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर है, क्या एपिकल मेरिस्टेम वहां पर था? नहीं था। लेटरल मेरिस्टेम वहां पे था? नहीं था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहां पे था? नहीं था। तो आपने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तो ऑप्शन ही वहां पे नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल, इंटरकैलरी या लेटरल मेरिस्टेम जो है वो पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन बच जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। अगर हम वापस जाकर के देखें क्या जाइलम और फ्लोएम आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, हमने कहा नहीं, जाइलम और फ्लोएम हमें कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है। तो वापस से आओ, क्या हम जाइलम और फ्लोएम भी हटा दें? इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आएगा वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में से ही आएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू ही होते हैं जो पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो पैरेन्काइमा होगा, वो क्लोरेन्काइमा होगा, या वो स्क्लेरेन्काइमा होगा? तो अगर मैं पैरेन्काइमा की बात करूं तो पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करेगा, संग्रह का काम करेगा। क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का काम करेगा और ये फ्लोटिंग करने में मदद करेगा या प्लांट को बायोन्सी देगा। ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल से बना होता है। ठीक है। अब डेड सेल से अगर ये बना है तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो देखो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देने का मतलब क्या है? आपने कहा ये कोई पौधा है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच है, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस ब्रांच को जब खींचा जाता है तो ये नीचे आ जाती है, ये नीचे की ओर आ जाती है। और जब इसको छोड़ा जाता है तो वापस से आपने कहा ये जो ब्रांच है वापस से ये फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है, यानी कि ये ऊपर हो जाती है। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि जब आपने यहाँ पे टहनी खींची, ये जो शाखा है वो खींची जब आपने, तो वो टूटी नहीं बल्कि वो नीचे आ जाती है। जैसे आपने छोड़ी तो वो एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ गई, बस उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और जो चीज डेड होती है यहाँ पर वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो टफ होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। जैसे आपने खींचा वो टूट जाएगी। स्क्लेरेन्काइमा आपका ऑप्शन नहीं होगा। पैरेन्काइमा भी आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि स्टोरेज की बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, फ्लोटिंग की बात कर रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की कहीं बात नहीं कर रहा है। आपका एक ऑप्शन जो होता है यहाँ पे क्लोरेन्काइमा, वो क्या करता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पौधों को। तो वापस चले अपने ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस में हमने बोला कॉलेनकाइमा है, क्लेरेन्काइमा है जो कि डेड सेल से बना होता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फ्लोटिंग करता है, ये क्लोरेन्काइमा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, कॉलेनकाइमा होगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार अपना आंसर जो है उसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया खुरदुरी अंतः प्रद्रवी जालिका पर दानेदार संरचनाएं होती हैं, यानी कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन है लिपिड्स, प्लास्टिड, राइबोसोम्स या लाइसोम। सबसे पहले देखते हैं कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो चैप्टर का नाम है सेल। देखो सेल चैप्टर से आपके पास लगातार दो क्वेश्चन आ गए हैं। किससे पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बना करके आपको बताऊं, ये है सेल, ये है सेल, ठीक है। और सेल के सेंटर में है क्या, न्यूक्लियस। एनिमल सेल की बात हो रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, याद करो। क्या हम इसको ईआर कह सकते हैं कंबाइंडली, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम ईआर कह सकते हैं।
ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक जिस पे दाने लगे होते हैं इसको हम RER कहते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक जिस पे दाने नहीं लगे होते हैं उसको SER कहा जाता है, यानी कि सॉफ्ट या स्मूथ। स्मूथ ही लिख लेते हैं, चलो बुक में स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन क्या आया है कि जो RER है उसमें जो दानेदार संरचनाएं होती हैं उनका क्या नाम है। तो देखो, RER का जो फंक्शन, RER जो होता है इसमें होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण। अगर आपको ध्यान होगा सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम्स करते हैं, और इन्हीं दानेदार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स कहते हैं, जो कहाँ लगे होते हैं, RER पे लगे होते हैं। तभी तो RER पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक बार ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि RER पे जो दानेदार संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखो दानेदार संरचना ये है, इसीलिए हमने यहाँ पे दाने बनाए हैं। ठीक है, दानेदार संरचना किसमें है, RER में है। RER में क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम्स की वजह से होता है। तो क्या कहेंगे इन दानेदार संरचनाओं को, राइबोसोम कहेंगे, यस और नो। आपने कहा हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइबोसोम। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस आए हैं वो क्या है, ये कहता है लिपिड। अच्छा, लिपिड का तो फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, SER में होता है। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोम क्या होते हैं, जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल की सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, सेल की सफाई यानी कि कोशिका को क्लीन रखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ तक की बात पूरी हो चुकी है, यहाँ तक की बात पूरी हो चुकी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पास यहाँ पे शुरू हो गए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। वन वर्ड में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, या एक सेंटेंस में यहाँ पे ये जो आपका टॉपिक है या आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम आर द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। आपने किसी फसल को कब बोया है, विंटर सीजन में बोया है, सर्दियों में बोया है, उस फसल को हम क्या कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि विंटर सीजन में बोया जाता है, तो एक फसल है जिसे हम अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोते हैं। ठीक है, बोया हमने, फिर ये फसल उगती है, इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, ये बड़े होते हैं, इसमें फली लगती है, फली पक जाती है, और अब जाकर के मार्च टू अप्रैल इसकी कटाई हो जाती है। ये एक हिंट है आपके लिए, जिसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में क्या बोया जाता होगा, मार्च से अप्रैल में क्या काटा जाता होगा। क्योंकि क्या बता रहा है, विंटर सीजन की उस फसल का नाम आपको बता रहा है, सिर्फ एक टर्म है, एक शब्द है, वो कौन सी फसल है, और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट है। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार देखो क्या आंसर यहाँ पे आएगा। अगर और हिंट मैं आपको दूं, मैंने कहा कि वो गेहूं की फसल है। अब क्या आंसर आपका आएगा, क्या हम इसे रबी की फसल बोल सकते हैं। बोला हमने रबी की फसल, खरीफ की फसल। ठीक है, तो आपने कहा कि जो सर्दियों में या जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसल है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रबी की फसल कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या आता है, गेहूं का पौधा आपका एग्जाम्पल आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, जो आपके लिए होमवर्क में होगा। RBC का विस्तारित नाम बताओ। इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका ऊपर वाला आया था वो आया था क्रॉप प्रोडक्शन से।
एंड मैनेजमेंट से जो आपका क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अगेन आपका आ जाता है किसी टिश्यू वाले चैप्टर से। टिश्यू वाले चैप्टर से पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये टिश्यू वाले चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है। बताओ आरबीसी की फुल फॉर्म बताओ, बस फुल फॉर्म बतानी है और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।